बंगला टूटकर सिलाई मशीन और हेलीकॉप्टर में बदल गया। वो तो होना ही था। उनका जो नाम पड़ा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट। उस समय कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का मैं उम्मीदवार ही नहीं था। पासवान जी के सपना को साकार करने के लिए मुझको ये स्टेप उठाना पड़ा। जो राजनीतिक फंक्शन है उस तरीके का तो देखने को नहीं मिलेगा कि किसके फंक्शन में कितने ज्यादा लोग आए, ऐसा कुछ नहीं, आपको गलतफहमी है। तो रामविलास पासवान जी की जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, मैं नहीं हूँ, लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। इसलिए चिराग पासवान जी का इशू अलग है, मेरा इशू अलग है। असली और नकली का जो है लोक जनशक्ति पार्टी का असली वारिस कौन होगा। मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस है बातचीत करने के लिए। सर, एलजेपी ने पार्टी सिंबल फ्रीज कर दिया और आपको सिलाई मशीन मिली है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर रहेगी? बंगला टूटकर सिलाई मशीन और हेलीकॉप्टर में बदल गया। देखिए, वो तो होना ही था। जब पार्टी के लोग दो धारे में चले गए, दो गुट में लोग चले गए और दोनों गुट ने आरोप लगाया कि ओरिजिनल मैं हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ। तो गेम चुनाव आयोग के पास था और चुनाव आयोग के यहाँ दोनों पक्ष, हम और चिराग पासवान जी के द्वारा जो दिया गया उस पर फैसला हुआ नहीं था, फैसला होने ही वाला था। इसी बीच में उपचुनाव घोषणा हो गई और चिराग पासवान जी ने 30 तारीख को चुनाव आयोग को लिख के दिया कि हमारा दो उम्मीदवार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमको सिंबल देने का आदेश दिया जाए। उसी पर चुनाव आयोग ने दोनों पक्ष के लोगों को ये निर्देश दिया कि तत्काल लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग आप लोग नहीं करें। और चुनाव आयोग की तरफ से सुझाव आया 3 नाम का कि आप लोग अपने पार्टी का क्या नाम रखना चाहते हैं और कौन सा चुनाव चिन्ह रखना चाहते हैं, तत्काल जब तक फैसला नहीं होता है। हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने रात में ही चुनाव आयोग को सूचित कर दिया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग की पार्टी को जो नाम दिया गया है वो है एलजेपी रामविलास। तो आपको लगता है कि जो रामविलास पासवान के नाम से एलजेपी पार्टी जाना जाता रहा है वो तो अब उनके बेटे के हिस्से आ गया, तो आपको नुकसान लग रहा है इससे? जी नहीं, इसमें नुकसान की क्या गुंजाइश है। चुनाव चिन्ह तो एक प्रतीक होता है, लेकिन पार्टी का नाम रामविलास के नाम से जो है वो तो चिराग के पार्टी के नाम लोक जनशक्ति पार्टी मेरा भी है, वो गुट हो गया। उनका जो नाम पड़ा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट, हमारा जो नाम पड़ा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये देखिए साहब मैडम कि ये तो क्षणिक है, आप इसको इस डिसीजन को आप परमानेंट नहीं मानिए। ये डिसीजन सिर्फ 5 नवंबर तक के लिए। 2 नवंबर को उपचुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है वो 2 नवंबर को आएगा। अब 5 नवंबर के बाद चुनाव आयोग जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। इसलिए ये क्षणिक है, इसको हम परमानेंट नहीं मानते हैं। चुनाव आयोग के फैसले से आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला है वो फैसला सर्वसम्मत है, कानून नियम के तहत है। इसलिए मैं उनके चुनाव के फैसला से मैं फैसला को मानता हूँ कि उनके द्वारा जो फैसला हुआ है उस फैसला का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो लड़ाई है चाचा और भतीजे की चुनाव आयोग तक पहुंचा, चुनाव आयोग ने एक तत्काल तौर पर दोनों का बंटवारा कर दिया कि चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि ये टेम्पररी है चुनाव चिन्ह, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? क्यों नहीं आप दोनों समझौता कर ले रहे हैं? लड़ाई तो अब चलेगी, लड़ाई तो अब रुकने वाला नहीं है। देखिए, एक सिद्धांतता इसके पीछे मूल प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़े थे एनडीए गठबंधन के तहत और उसमें अच्छी सफलता मिली थी हमारे दल को। मैंने 6 सांसद हम लोग लड़े थे, 6 उम्मीदवार था, 6 के 6 जीते। तो दल के अधिकांश लोगों की राय थी, अधिकांश ने 100% लोगों की राय थी कि हम विधानसभा का चुनाव भी एनडीए गठबंधन के तहत लड़े हैं। लेकिन चिराग पासवान के हठधर्मी के चलते और वहाँ एक बीच में आ गया, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, एक सौरभ पांडे नाम का लड़का आया बनारस से
और उसने जो है सो पूरे डिसीजन को चेंज कर दिया। और देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुमत की राय होती है। बहुमत की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर डिसीजन को इन लोगों ने बदल दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। और हमारे दल के जो सांसद थे, 6 में जो हमारे दल के 3 सांसद थे, वो तीनों सांसद मजबूर हो गए दल छोड़ने के लिए। सर, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं एलजेपी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया, चिराग पासवान और सौरभ पांडे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि जब रामविलास पासवान जी जीवित थे उस वक्त उन्होंने अपने वक्त में ही अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना दिया? आपको क्यों नहीं बनाया? अगर ऐसा होता तो आपको बनाया होता, अगर उनको लग रहा था कि आप उस जिम्मेदारी को, एलजेपी की लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो। नहीं, आपका प्रश्न इस प्रश्न से हट के, उस समय तो ये फैसला नहीं हुआ था कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। जब पासवान जी जीवित थे तो उस समय तो चिराग पासवान जी का ये फैसला नहीं हुआ था। पार्टी की जिम्मेदारी की बात नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी तो मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था ही। मैं तो शुरू से ही पार्टी का स्थापना समय से लेकर आज तक मैं पार्टी का मेंबर रहा। पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे दोनों भाई में क्या रिश्ता था, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। वो मूल प्रश्न से आप हट गई, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जब पार्टी पर खतरा उत्पन्न हुआ कि पार्टी टूटने के कगार पर, देखिए रामविलास पासवान जी की सोच थी शोषित, दलित, पिछड़ा अकलियत के साथ ही ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं सभी को समान दृष्टि से एक रेस में लाने की उनकी सोच थी। आप थोड़ा सा सवाल शायद समझ नहीं पाए। मैं ये कह रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बनाया गया जो एलजेपी प्रमुख को लगा कि ये इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है, तो अगर ऐसा होता तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया होता। वो प्रश्न, मैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का मैं उम्मीदवार ही नहीं था। मैं शुरू से 77 से लेकर आज तक मैं स्टेट की राजनीति में था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सब लोग जानते हैं कि मैं स्टेट की राजनीति में था। स्टेट की राजनीति से मजबूरन मुझको ले जाया गया दिल्ली में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार नहीं था, ना मैं भारत सरकार के मंत्री पद का उम्मीदवार था। परिस्थिति ऐसी आ गई कि विशेष परिस्थिति में मुझको दल बचाने के लिए, पासवान जी के सपना को साकार करने के लिए मुझको ये स्टेप उठाना पड़ा और मुझको दल बचाना पड़ा। और मैंने दल को बचाया। पासवान जी स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी के पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था, तो चिराग पासवान जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ये तो नहीं था कि दल को उसने बचा दिया। दल बचाने की जिम्मेदारी चिराग पासवान ने नहीं निभाया, और जिसका नतीजा हुआ कि दल 2 भाग में बट गया। तो क्या चिराग पासवान और सौरभ पांडे जिस तरीके से पार्टी के अस्तित्व खतरे में था उनके रहते हुए, ये तो समय रहते आप लोगों ने भांप लिया होगा, तो क्या जब रामविलास पासवान जी जीवित थे उस वक्त आपने ये कहने की कोशिश की थी, कभी पार्टी के अंदर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की थी? उस समय इस तरह की घटना ही नहीं घटी थी। जब वो जीवित थे तो कोई विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं था। विधानसभा चुनाव के लगभग 1 महीना पहले ही बीमार पड़ गए थे। नहीं, 1 महीना पहले बीमार पड़ गए थे और बीमार के बाद वो बेहोश हो गए थे। उनके स्वर्गवास होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। वो आज 8 अक्टूबर को वो स्वर्गवास हुए हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हुआ, तो उसमें वो जीवित नहीं थे। यदि वो जीवित रहते तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। वो दोनों को बुला के समझाते और इस तरह की घटना नहीं घटती, दल टूटने की नौबत नहीं आती। अब जब रामविलास पासवान जी की पहली बरसी है, उस वक्त आप यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं पटना में, तो क्या लगता है कि ये क्या एक राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक फंक्शन है उस तरीके का तो देखने को नहीं मिलेगा कि किसके फंक्शन में कितने ज़्यादा लोग आए, ऐसा कुछ तो? नहीं, आपको गलतफहमी है। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान ने भी किया। चिराग पासवान जी क्या किया नहीं किया ये मुझको पता नहीं है, और मैं उस तरह की तरफ जाना भी नहीं चाहता हूँ। पासवान जी का मैं छोटा भाई हूँ। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं 3 भाई था। बड़े भाई थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सेकेंड ब्रदर मैं हूँ, और हमसे एक छोटा भाई था रामचंद्र पासवान। तीनों भाई में अटूट प्यार था। ये पूरे बिहार की जनता जानती है, पूरे बिहार का पॉलिटिकल सर्किल के लोग जानता है।
और जब तक पासवान जी जीवित रहे तब तक मैं बड़े भाई की सेवा में किया और बहुत दिल से किया। 52 वर्ष तक राजनीतिक इतिहास में मैंने उनकी सेवा की और जब जब मौका मिला तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझको ही बनाया। देखिए, मैं एक बार प्रेस को कहा था कि हिंदू धर्म, हिंदू लॉ के मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तो चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो रामविलास पासवान जी की जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, मैं नहीं हूँ। लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं बोला था। और मैं उदाहरण के साथ बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 69 में पहली बार पासवान जी बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और जब 77 में वो लोकसभा का सदस्य हुए हाजीपुर से, जब हाजी अलौली सीट खाली हो गया विधानसभा का, तो उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही अलौली से चुनाव लड़ सकते हो, और उन्होंने अलौली से मुझको विधानसभा का टिकट दिया। पहले सुन लीजिए, जब प्रश्न आप किए हैं तो पूरी बात सुन लीजिए। जब 2019 में वो जब राज्यसभा के लिए उनका फाइनल नाम हो गया तो उन्होंने 2019 में भी मुझको ही बुला के कहा कि पारस हाजीपुर से तुम ही संभाल सकते हो, हाजीपुर से तुम ही लड़ो। मैंने कहा था कि आप चिराग पासवान को लड़ाइए, भाभी जी को लड़ाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। वो अपना उत्तराधिकारी मुझको ही माने। जब जब मौका मिला तो जब मौका मिला, 69 में हो, 2019 में हो, उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी माना। और उनके मरने के बाद भी जो पार्टी में ये हुआ तो उसके बाद भारत सरकार में मुझको मंत्री बनाया गया, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया। इसलिए चिराग पासवान जी का इशू अलग है, मेरा इशू अलग है, दोनों में कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है बरसी का, वो राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए नहीं है। आपने इस बरसी कार्यक्रम में चिराग पासवान को न्योता दिया है? जी, मैं दिया हूँ, मैं न्योता दिया हूँ, चिराग पासवान को मैं दिया हूँ। देश के जितने बड़े बड़े हस्ती हैं और खास के बिहार के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल सर्किल के लोग हों, पारिवारिक सर्किल के लोग हों, हमारे जात कुटुंब के लोग हों, सभी लोगों को मैंने स्वयं जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के से जाके मिल के दिया, महामहिम राज्यपाल को दिया, आपको सुशील कुमार मोदी जी को दिया, दोनों डिप्टी सीएम जी को दिया, मैं विधानसभा अध्यक्ष को दिया, मैं सभी लोगों सबको दिया। मैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी, मैं उनको दिया, जीताराम मांझी को दिया, मुकेश सहनी को दिया, मैं सभी लोगों को दिया। आपने कहा लड़ाई लंबी चलेगी, तो क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में जो दोनों गुटों के बीच ये लड़ाई है, इसमें साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा? नहीं, तो देखिए, तो जनता के हाथ में फैसला है। इसमें साम दान कोई फील्ड, कोई चुनाव का मैदान है, महाभारत होना थोड़े है। जनता नहीं, लड़ाई जनता के बीच की बात मैंने कहा कि जनता असली और नकली का जो है, लोक जनशक्ति पार्टी का असली वारिस कौन होगा। लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा जो वोट बैंक है, ये बिहार की जनता फैसला करेगी कि हम किसके पक्ष में अपना मत दें। ये तो समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पशुपति पारस है इन दिनों पटना में, और जाहिर सी बात है बड़े भाई की बरसी, पहली बरसी उसका कार्यक्रम है, इसलिए तैयारियां भी चल रही हैं। और इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि उत्तराधिकारी राजनीतिक तौर पर कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल दावा है कि असली उत्तराधिकारी जो है वो इनके छोटे भाई यानी रामविलास पासवान जी के छोटे भाई पशुपति पारस हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से दोनों ही राजनीतिक जो अलग अलग गुट बन गया है एलजेपी का, वो किस तरीके के दिन दिखाता है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।